कक्षा 10वीं भूगोल से पाठ 1 संसाधन और विकास। संसाधन, सन और साधन, उचित ढंग से किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, जो भी साधन है, जो भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, एवं विकास। तो हमारा विकास जहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा होगा वहीं पर विकास होगा। तो ये पाठ है प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। तो हमारी धरती पर जीव, सजीव और निर्जीव दो तरह की चीज़ें होती हैं। निर्जीव एक जगह स्थायी पड़ा होता है, लेकिन सजीव में ग्रोथ होती है, इसलिए उन्हें फलने फूलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी वो प्राकृतिक चीज़ों से ही प्रदान करते हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और भोजन। तो बहुत सारे जीव जंतु हमारी धरती पर हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी जीवित में आते हैं, सजीव में। अब मनुष्य जो है इन सब से अलग है। तो मनुष्य प्रकृति से जो चीज़ें प्रदान की गई हैं और स्वयं निर्मित बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी, उन सभी चीज़ों को संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं धरती पर मौजूद है, धरती के अंदर मौजूद हैं, उनका उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो यही प्रयोग करना संसाधन कहलाता है। अब किन किन चीज़ों का होता है संसाधन, तो चित्र में जैसा कि दिया है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे बड़ा संसाधन भूमि है, पीने का पानी। इसके बाद ऊर्जा के लिए तेल जो ज़मीन के अंदर से मिलता है, लकड़ी, भोजन, दवा, लुगदी, ये किससे मिलता है हमें? जंगल से। आवास चट्टानों पर, भूमि के ऊपर ही होता है, चट्टान के ऊपर भी होता है, पहाड़ों पर भी। आभूषण, कांच, डिब्बे, मिट्टी के बर्तन, ये सब खनिज संपदा से होता है। उसके बाद कृषि, मिट्टी में, और भोजन और ऊन, ये हमको पशुओं से मिलता है। तो ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल है। तो यही हमारी संसाधन की वस्तुएं हैं। जिस जगह पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होंगी, जंगल जहाँ ज़्यादा होगा, पानी होगा, प्राकृतिक तेल होगा, खनिज संसाधन होगा, तो वो जगह क्या होगी? सबसे ज़्यादा संपत्ति इसको माना गया है, ये हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, तो वहीं ज़्यादा विकास होगा। पर्यावरण विज्ञान की नज़र में ये जैसे कि दिया है साइलेंट स्प्रिंग। तो 1982 में रैथेल कार्सन ने अपनी पुस्तक में निस्तब्ध बसंत, साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रवाह है, जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। किस तरह पड़ रहा है? मच्छर मारने के लिए जो डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, जो छिड़काव किया जाता है, अक्सर बारिश के दिनों आप लोग देखे होंगे डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहाँ जाता है? पानी जब बारिश का गिरता है तो नदी नालों में जाता है, नदी नाले से फिर वो कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो सब तरफ गया, वो तालाब में गया, नदी में, नाले में। वो डीडीटी का छिड़काव जो था सबको प्रभावित किया। तो वहाँ जो छोटे छोटे जीव जंतु हुए, मछलियाँ हुई, और इकोसिस्टम से सब बंधा हुआ है एक दूसरे से। तो लास्ट में फिर मनुष्य ने उसको खाया, उन मछलियों को, और नहीं भी खाया तो पानी का प्रयोग किया, नदी का, या किसी भी तरह से हम प्रयोग करते हैं कहीं न कहीं, तो उसकी चपेट में मनुष्य आया, पशु पक्षी आए, क्योंकि पशु पक्षी भी वही पानी पीते हैं। तो इस तरह से लिखा गया है कि धीरे धीरे अब इनकी पक्षियों की चहचहाट कम हो रही है, कीट पतंगों की चुप्पी, तो इसे ही साइलेंट स्प्रिंग कहा गया है, दिनों दिन लुप्त होते जा रहे हैं। किस लिए? ये मनुष्यों के ही जो नए नए आविष्कार हैं, केमिकल के प्रयोग के द्वारा ही ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो पर्यावरण पर इस विकास का बहुत बुरा असर हो रहा है। एक तरफ से विकास हो रहा है कि हम जो एक से एक बीमारियां आ रही है उनकी दवाइयां निकाल रहे हैं, मच्छर, डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, और इसी तरह कई वायरस हैं जिनको समाप्त करने के लिए जो दवाइयां बनाई जा रही हैं, वो सीधा एक तरह से मनुष्य को तो बचाती हैं, दूसरी तरह से मनुष्य उसकी बुरी चपेट में आता जा रहा है। अब ये चित्र में जैसा कि दिया गया है कि झील के किनारे मरी पड़ी मछलियाँ। तो
जो नदी नालों में बह के जाता है पानी, खेतों में दवाइयों का छिड़काव होता है, इसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग होता है। तो ये सब जो छोटे छोटे जीव जंतु कीट पतंगे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब इनका जो अपशिष्ट पदार्थ है ये मछलियाँ खाती हैं। मछलियाँ जो सड़ी गली मछलियाँ हैं इनको पक्षी खाते हैं, और भी जो जीव जंतु होते हैं। तो इन ग्रसित जो है दवाओं से ग्रसित मछलियों को बड़े जंतु भी खाते हैं। तो किसी न किसी तरह हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है इकोसिस्टम में, तो हर कोई ही जीव जंतु प्रभावित हो रहा है। अब हम देखेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में दो तरह के हैं, भूमि, जल, वायु, खनिज, ये सारे संसाधन हैं। तो इसमें कुछ नवीकरणीय होते हैं और कुछ अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान हैं, जैसे वन, वायु, पशु, जल, और ये किसी न किसी प्रक्रिया में, नवीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा ना डाले और एक सीमित मात्रा में उनका उपयोग करे, तो वे सतत उपलब्ध ही रहेंगे। जो बनते रहते हैं, पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है और बनते ही रहते हैं। बारिश गिरती है तो जल हो जाता है, वन कट गया, वन फिर से, पशु प्रजनन करते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनको बढ़ावा दिया गया तो फिर बनते रहते हैं, और वन लगे तो वायु भी। तो ये सतत प्रक्रिया में बनते रहते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। तो वे संसाधन होते हैं जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडारण क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है और अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं। इसके उदाहरण हैं लोहा, कोयला, खनिज तेल, इसमें सोना, चांदी, तांबा जितने भी हैं। तो ये कईयों बनते तो हैं, अरबों खरबों साल की प्रक्रिया के बाद बनते हैं ये। तो इसकी सीमित मात्रा में और जहाँ ज़रूरत हो तो उपयोग किया जाए, नहीं तो ये धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगे। अब संसाधन और विकास। तो विकास वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे खनिज संपदा सबसे ज़्यादा हो, जल की मात्रा पर्याप्त हो, पर्याप्त वन हो, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पे प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्मित होते हैं, निर्भर हैं। और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्मित होते। उदाहरण के लिए देखिए, एक फैक्ट्री लगी हुई है, तो इसके सबसे पहले फैक्ट्री के लिए एक भूमि का चयन किया गया होगा। भूमि का चयन किया गया, इसके बाद लोहे से बड़ी बड़ी मशीनें लगी होंगी। इसके बाद यहाँ पे लोहा, कोयला जो भी आया होगा उसको गलाने के लिए कोयले को प्रचुर मात्रा में लाया गया होगा। इसके बाद फिर कच्चा माल जो या तो खनिज होगा या फिर किसी खेत से, बड़े बड़े फार्म से, कोई भी कृषि जो संसाधन है वहाँ से एकत्र किया गया होगा। तो जहाँ जितना ज़्यादा खनिज संपदा होगी, विकास उतना ही ज़्यादा होगा। अब भूजल खतरे में है। तो ज़मीन के अंदर से जितना दोहन किया जा रहा है खनिज, उतना ही पानी का भी प्रयोग किया जा रहा है। और किसी न किसी तरह से जब खनिज से निकाला जाता है माल, पानी का प्रयोग किया जाता है और फिर वो गंदा पानी फिर वापस बह के नदियों और तालाबों, नालों को प्रदूषित कर रहा है। तो इस तरह मनुष्य संसाधन का प्रयोग कर रहा है, विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है देश का, लेकिन प्रदूषण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। संसाधन प्रबंधन करना मतलब उसका उचित तरीके से संभाल कर रखा जाना, इतना ही मतलब प्रयोग में लाना जितना ज़रूरत हो, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग करना। तो ये है प्रबंधन। वैकल्पिक संसाधनों पर जोर, इसमें संसाधन प्रबंधन में सबसे पहले है। अगर प्रबंधन नहीं किया गया तो तेज़ी से ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे, और जो कि पूरी दुनिया पे बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। जब रहेगा ही नहीं हमको कोई संसाधन प्रयोग करने के लिए, भूमि नष्ट हो जाएगी, जल नष्ट हो जाएगा, वन नहीं रहेंगे, तो फिर मनुष्य के जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मनुष्य क्या, कोई भी जीव जंतु जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए इनका प्रबंधन करना संसाधनों का आवश्यक होता है।
तो सबसे पहले वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना। तो जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो सके कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाना चाहिए। कोयले का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है तो प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है संसाधनों का नवीकरण करना, जैसे कचरे को अलग करके उनका पुनर्चक्रण रिसाइकल करना, उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना और अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाया जाना चाहिए और विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी, लेड, क्रोमियम, क्योंकि ये बहुत ही घातक वस्तुएं हैं। इसके बाद है संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग किया जाए, आवश्यकता से अधिक नहीं। लालच, कोई भी उद्योगपति लालच में तेजी से खनन करता जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं तेजी से, तो ये जो लालच है तो मनुष्य को एक दिन ले डूबेगी, इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक होता है। इसके बाद है नए नए चुनौतियाँ। तो देखो ये एक नहर है ना, राजस्थान की नहर है। राजस्थान में जैसे कि पानी का अभाव था, नहर लाई गई, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि वहाँ का पानी खारा है तो ज़मीन से सोख कर इसका पानी भी खारा हो गया। बाद में फिर पाइप से वहाँ पर पानी लाया गया। तो बहुत सारा यहाँ अच्छाई भी है विकास में, और क्या हुआ, बुराई भी है। वहाँ पर विकास कार्य आसपास के क्षेत्र तो नमी वाला हो गया, मिट्टी का कटाव कम हुआ, वन हुए, लेकिन चारागाह का विकास हुआ, चना, बाजरा, ज्वार सब चीज़ की खेती की जाने लगी, उत्पादकता बढ़ा। लेकिन जल भराव ज़्यादा होने से फिर क्या हुआ, ऊपर की जो उपजाऊ परत थी वहाँ की, आसपास यहाँ जो खेत थे इसके नहरों के, वो ऊपर की उपजाऊ परत, उसकी उपजाऊपन जो होता है परत की, कम होती गई। तो ये संसाधन और विकास, तो मनुष्य विकास के लिए बहुत नए नए संसाधनों का प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन उचित उसकी देखभाल होनी और सीमित मात्रा में ही उसका प्रयोग करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो संसाधन हमारे विकास के लिए ज़रूरी है तो हमारा विकास रुक जाएगा और सारा पर्यावरण, सारे जीव जंतु खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।